स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कलर नहीं होता है। ओलंपिक खेल हम लोग जानते हैं अभी कुछ दिन पहले हुआ था, टोक्यो में हुआ था, जिसको टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा था। 2020 का ओलंपिक था, लेकिन हुआ था कब, 2021 में, ड्यू टू कोरोना। चलिए देखिएगा थोड़ा यहाँ पे बात हुआ है रिंग का, तो ये आपका 5 रिंग का बना होता है, ठीक है, 5 वाले। और किसको शो करता है, तो ये शो करता है किसको, महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को। देखिएगा ये जो सारा है आपका कलर अलग अलग होता है। और देखिएगा यहाँ पे जो हरा कलर होता है, ठीक है, हर रिंग जो है आपका अलग अलग कलर का होता है। हरा कलर का जो होता है ये होता है आपका किसका, ऑस्ट्रेलिया का। वहीं देखिएगा हमारे भारत का, तो ये हो जाएगा पीला, ठीक है, भारत नहीं एशिया का, ठीक है। हमारा भारत कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है एशिया में। वहीं देखिएगा जो ब्लैक कलर है ये किसको शो करता है, तो ये शो करता है अफ्रीका को। और देखना नीला, नीला कलर जो है आपका यूरोप को दिखाता है। और बचा आपका पीला, पीला तो हो गया एशिया ना। अब क्या बचा, एक बचा आपका लाल। और लाल किसको दिखाता है, तो ये दिखाता है अमेरिका को, ठीक है। लाल कलर जो है आपका किस कॉन्टिनेंट को दिखाता है, ये दिखता है अमेरिका, ठीक है। देखिए आपका 5 कलर हो गया, 5 रिंग, और सारे कलर का अलग अलग कॉन्टिनेंट को ये शो करता है। अगर बात करते हैं ओलंपिक के बारे में, तो देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि 776 मतलब 776 776 BC में भी क्या था, तो इस समय भी आपका ओलंपिक होता था। और कहाँ, तो ओलंपिया पर्वत पर इस समय भी आपका ओलंपिक होता था। लेकिन देख रहे हो कितना ज़्यादा पुराना, मतलब अगर आप अभी से कंपेयर करोगे कि आज से कितने साल पहले, तो ये हो जाएगा आपका 776, इसमें आप ऐड कर देना तो देखो कितना हो जाएगा, मतलब इतने 100 साल पहले। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, आधुनिक पीरियड में फिर से आपका क्या स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया ओलंपिक। आधुनिक पीरियड में भी आपका ओलंपिक स्टार्ट किया गया। और देखिए कब स्टार्ट हुआ, तो एक चीज़ याद रखिएगा, 23 जून 1894। कब, तो 23 जून, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, देखिएगा 23 जून 1894। क्या हुआ था 1894 में, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई, किसके द्वारा, पियरे डी देखिएगा, पियरे डी कुबार्टिन, इनके द्वारा क्या किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना किया गया। और इसी वजह से इनको आधुनिक ओलंपिक का पितामह या जनक भी कहा जाता है। वहीं देखिएगा पहला ओलंपिक कब खेला गया था, 1896। कहाँ, एथेंस में, यूनान की राजधानी एथेंस में। और आगे देखिएगा इस समय महिलाओं को एंट्री नहीं मिला था, महिलाओं को एंट्री कब मिला, 1900। और इस बार आपका ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में। इस बार पहली बार क्या हुआ, महिला को एंट्री मिला। और देखना 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, इसमें क्या हुआ, तो पहले तो भारत भी पहली बार इसी में शामिल हुआ, साथ में मसाल भी आपका इसी ओलंपिक में पहली बार चलाया गया था। और देखना शुभंकर, तो शुभंकर कब स्टार्ट हुआ, 1968 मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार क्या हुआ, शुभंकर का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये तो हुआ आपका थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टैटिक। अगर हम लोग करंट से ऐड करते हैं, तो इस बार मतलब 2021 में हुआ था, होना कब था, होना था आपका 2020 में, बट कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो में हुआ, इसलिए टोक्यो ओलंपिक नाम पड़ा। कब वाला था, 2020 वाला हुआ था कब, 2021 में। कितने नंबर का संस्करण था, 32वें नंबर का। भारत का रैंक क्या रहा, भारत का रैंक रहा 48। क्या रहा, भारत का रैंक रहा 48। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे, तो आप ऐसे याद रखना 1 2 का 4, इट मीन्स 1 जो था आपका गोल्ड था, वहीं सिल्वर देखेंगे तो सिल्वर कितना हो गया 2, और 4 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ब्रॉन्ज। और देखिएगा गोल्ड कौन जीता था, गोल्ड जीते थे नीरज चोपड़ा। और किस चीज़ में, जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। लेकिन अगर आपसे बात करता है कि ओलंपिक में सर्वप्रथम मेडल किसने जीता, सर्वप्रथम नहीं, 2020 वाले में तो क्या हो जाएगा, मीराबाई चानू, ठीक है, जो आपका कौन सा मेडल जीती थी, ये आपका क्या उसको बोलेंगे, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर मेडल पहली बार 2020 वाले ओलंपिक में भारत की ओर से कौन जीती, मीराबाई चानू। लेकिन गोल्ड मेडल कौन जीता, तो आपका नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में, ठीक है। चलिए यहाँ पे से इतना याद रखिएगा। और इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखना क्या बोलता है, कौन सा कलर नहीं है, तो गुलाबी कलर नहीं है, बाकी सारा तो है ना, हरा नीला लाल। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इनमें से क्या सही है। देखना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है,
पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में बना। सही है, लेकिन देखो थोड़ा स्टेटमेंट अगर आप बहुत ज़्यादा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड 1936 में नहीं था। उत्तराखंड बना ही कब, तो पहले तो ये उत्तरांचल के नाम से बना था, और कब बना था 2000 ईस्वी में, और इसका नाम उत्तराखंड कब हुआ उत्तरांचल का, तो ये हुआ था आपका 2007 में। कब हुआ था, 2007 में। चलो फिर भी सही है, शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में बना, और कौन सा बना, तो पहले तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। लेकिन और यही नेशनल पार्क आगे जाके क्या नाम हो गया इसका, जिम कॉर्बेट। ठीक है, इसी का नाम आगे जाके क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है, तो आज के उत्तराखंड में। आगे देखिएगा, सबसे छोटा नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन दरोगा वाले में आया हुआ था पीटी में। क्या बात कर रहा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा साउथ बटन, और ये है कहाँ, तो ये है आपका अंडमान निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार। देखिएगा नेक्स्ट वाला, तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व में, पूरे विश्व में और भारत में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवो लेमजाओ। कहाँ है, तो ये है आपका मणिपुर में। और वहीं देखना, इससे कनेक्ट करना, सबसे छोटा बताया ना, तो हम लोग इसका बड़ा वाला भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा हेमिस। क्या होगा, हेमिस नेशनल पार्क। और पहले तो ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था, बट अब हमारा मैप चेंज हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, अब ये पड़ता है आपका लद्दाख में। आगे देखना, केवला देव घाना नेशनल पार्क, जिसको भरतपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और भी इसको क्या कहा जाता है, भरतपुर नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है, पक्षियों के लिए, और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल। सभी सही है, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, फीफा की स्थापना कब हुई थी। फीफा क्या है, तो देखिएगा फेडरेशन, ये जो आपका फीफा है ये फुटबॉल से संबंधित है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाता है, इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1904 में। ठीक है, स्थापना हुआ आपका 1904 में। कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था स्थापना, पेरिस। लेकिन इसका मुख्यालय बात करें तो मुख्यालय आपका पेरिस में नहीं है। देखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका ज्यूरिख में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, यह है आपका ज्यूरिख में। और देखिएगा मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ज्यूरिख में। और वहीं देखिएगा अध्यक्ष के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इतना एक्सटर्नल फैक्ट में याद रखेगा। और क्या हो जाएगा, इसका स्थापना फ्रांस में हुआ था, फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाता है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11। चलिए आते हैं आगे, एक चीज़ और देखिएगा, फीफा 2022 वाला। ठीक है, इस चीज़ को याद ही रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखना फीफा जो था आपका 2022 में, ठीक है, कितने नंबर का हुआ था, तो ये हुआ था 22वें नंबर का। हुआ था कहाँ, तो ये हुआ था आपका कतर। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। और कौन जीता था, किसको हराकर, तो ये हो जाएगा आपका, कौन जीता था, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। और किसको हराकर जीता था, फ्रांस को हराकर। देखिएगा ये जो आपका 2022 का 22वां ओलंपिक था, 22वां फेडरेशन कप था, इसमें कौन जीता था, तो जीता था अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 वाला, आपका 4 साल बाद फिर से होगा, और कितना संस्करण होगा, 23वें नंबर का। इस बार कहाँ होने वाला है, तो आप याद रखिएगा 3 देश में होने वाला है। कहाँ, तो ये होगा आपका 3 देश में। और कहाँ कहाँ होगा, तो ये होगा आपका देखना यहाँ पर यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, ये आपका 3 कंट्री इस बार इसको क्या करने वाला है, होस्ट करने वाला है। सो इम्पॉर्टेंट है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका 23वां फीफा कप है वो कौन से देश में नहीं होगा। 3 नाम आपको ये देगा और एक नाम बोलेगा कि बताओ इनमें से किस में नहीं होगा। तो याद रखना यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखना अंतर्राज्यीय, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, यहाँ पे कट करके कर लेना, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में क्या सही है। अंतर्राज्यीय परिषद क्यों होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन सही से बना रहे, डिस्प्यूट ना हो, इस वजह से ये बनाया जाता है। जैसे अभी देखो ना, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, जो आपका यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है किसी भी राज्य का, वो आपका गवर्नर होता है। लेकिन अब इन लोग थोड़ा रूल चेंज कर रहा है। क्यों, वो क्या कर रहा है, सीएम को बना रहा है। जिस राज्य का वो सीएम होगा वही कौन होगा, वहाँ का चांसलर होगा। और राज्यपाल क्या होता है, आप एक शब्द में बोल सकते हो कि केंद्र सरकार का बैठा हुआ एजेंट प्रत्येक राज्य में।
क्यों? क्योंकि उस राज्य में क्या हो रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन कौन देगा राज्य केंद्र सरकार को, तो वो आपका राज्यपाल ही होता है। और राज्यपाल को कठपुतली भी कहा जाता है, जैसे सरोजिनी नायडू का ये स्टेटमेंट था ना कि जो राज्यपाल है सोने की पिंजरा में कैद एक तोता टाइप का होता है। देखना यहाँ पे अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में चर्चा किया गया है, बिल्कुल सही है। आगे आना, इसका गठन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में। आगे आना, इसका जो बैठक होता है कितने बार होता है? तो वर्ष में 3 बार। जैसे 3 बार सत्र होता है ना, कैसे याद रखेंगे? BMW बजट, मानसून, विंटर, ये क्या हो गया आपका? सत्र हो गया संसद का। लेकिन इसका भी बैठक कितने बार होता है? ये होता है आपका 3 बार। और देखो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसका मेंबर कौन होता होगा। तो पहले तो केंद्र का मुखिया रहेगा। केंद्र का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर आपका सभी राज्य का मुखिया होगा, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। और देखना राज्य के अलावा भी हमारे देश में कुछ है, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में या तो आपका प्रशासक होगा या फिर आपका LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यही सब होता है इसका मेंबर। देखना PM, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, और आपका क्या हो जाएगा? प्रशासक या फिर LG भी वहाँ पे हो सकता था। ये भी आपका सही है, देखो सारा स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिएगा भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? अब देखना 1857 का विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको क्या कहा जाता है? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और कौन पहली बार बोला था? VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनका खुद का जन्म कब हुआ था? 1883 में। और ये घटना कब हुआ था? 1857 में। तो लोग बहुत बोलता है कि जो उस समय था ही नहीं, वो देखा ही नहीं, सुनी सुनाई बातों को किताब में लिख दिया और उसको क्या बोलता है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सारा गलत ही दे रहा है लगता है। ये हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो बहादुर शाह जफर के नाम से भी, बहादुर शाह जफर के नाम से भी हम लोग इसको जानते थे। और ये मुगल बादशाह थे। लेकिन क्या सिर्फ यही होस्ट कर रहे थे? नहीं, हर एक राज्य अलग अलग तरीके से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। जैसे झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। दिल्ली से कौन थे? तो ये थे आपके बहादुर शाह जफर। लेकिन ये बहुत वृद्ध हो चुके थे। जैसे देखिएगा 1862 में इनकी डेथ भी हो गई। कहाँ हुआ? तो भारत से बाहर इनको भेज दिया गया था, म्यांमार के रंगून जेल में क्या हुआ? इनका डेथ हो गया। मतलब इनको ये एक स्टेटमेंट में इसके पहले लिखे थे कि इनको मतलब भारत का वो ज़मीन भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। अगर देखिएगा ये सबसे पहले देखो जो आपका 1857 का क्रांति हुआ था, इसका एक नहीं बहुत सारे रीजन था। जैसे देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी से में आया था ना, 1853 के लगभग में, 54 के लगभग में आया था। बहुत सारे रीजन था। लेकिन आपसे ज़्यादा क्या होता है कि तात्कालिक रीजन पूछता है। मेनली उस समय क्या था? तो देखना जो सैनिक लोग था उस समय ब्राउन बेस, ठीक है, ब्राउन बेस नाम का क्या यूज कर रहा था? तो रिवॉल्वर यूज कर रहा था। लेकिन बाद में आपका एनफील्ड राइफल करके आया। कौन सा? एनफील्ड राइफल। और इसमें क्या था ना कि इसके मुंह पे जो आपका चर्बी का कारतूस लगा हुआ था और उसको मुंह से खींचकर निकालना होता था। ये राइफल को रिप्लेस कब किया गया? इसको कब रिप्लेस किया गया था? दिसंबर 1856 में। और लोग में क्या चर्चा हो रहा था सिपाही में कि जो बंदूक है इसमें जो आपका स्किन शुरुआत में जो लगा हुआ है उसको मुंह से खींच कर निकालना होता है। और वो गाय और सुअर के चर्बी का बना हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्या सब तो आपका हिंदू ही लगभग था, हिंदू धर्म के लोग थे। उनका क्या हुआ? सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुआ और फिर इस वजह से विरोध भी होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इस संग्राम में फांसी किसको मिला था? तो ये मिला था आपका मंगल पांडे को। चलिए और देखिएगा अगर यहाँ पे कुछ पूछ लेता है कि किस राज्य का या किस जगह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हमारे बिहार से कौन थे? बिहार से थे वीर कुंवर सिंह। और अंग्रेज देखो क्या था ना कि जहाँ पर विद्रोह उठ रहा था वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी को भेज दिया गया था ताकि वो विद्रोह को दबा सके। और बिहार में कौन था? तो बिहार में था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। वहीं देखिएगा कुछ बोल देते हैं। जैसे देखिएगा दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर। नाम के थे, कोई और था इनके जगह पे, लेकिन इनको बनाया गया था लीडर बहादुर शाह जफर। और इनको कौन दबाने का कोशिश कर रहा था? निकोलसन और हडसन। वहीं देखते हैं बेगम हजरत महल जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, उनको कौन दबाने का कोशिश कर रहा था? कैंपबेल। और देखना झांसी की रानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको हो जाएगा ह्यूरोज। झांसी से नेतृत्व कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। और उनका दमन करता कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ह्यूरोज। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं आगे। देखिएगा इनमें से कौन सा कोयले का एक प्रकार है? पहले तो इसका आंसर ही लगा लो
क्या हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन इसलिए लिया गया ताकि आप लोग को कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाए इसमें। सबसे पहले कोयला, कोयला किससे बनता है? जीव के अंश से, इसका मतलब जीवाश्म, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? जीवाश्म भी बोल सकते हैं। जीवाश्म से ही बनता है ये। कार्बन का मात्रा काफ़ी होता है, जितना ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा कोयला में उतना ज़्यादा वो कोयला क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे देखिएगा एंथ्रासाइट, इसमें लगभग 85% क्या पाया जाता है? कार्बन। और ये सर्वाधिक उच्च कोटि का आपका क्या है? कोयला। वहीं देखिएगा बिटुमिनस, ये जो घड़ होता है ना, घड़ में या फिर इसको मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। जो हम लोग घड़ में कोयला प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा कोयला प्रयोग होता है? बिटुमिनस। और ये थोड़ा सा इसमें कार्बन कम होता है, किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में तो लगभग 70% हम लोग ले लेते हैं लगभग में। आगे देखते हैं लिग्नाइट, इसको क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। इसको क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। और देखना, और देखिएगा इसमें जलवाष्प का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलवाष्प। जलवाष्प का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें भी क्या होगा? थोड़ा बहुत कार्बन इसमें भी घटेगा, तो हम लोग 50 to 60% ले लेते हैं लमसम में। और देखना सबसे खराब मतलब निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो ये क्या हो जाएगा? पीट। ठीक है, इसमें कार्बन बहुत कम होता है। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? देखना, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले तो पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में मेनली हम लोग किसको रखते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता रीजन, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि जिस शहर में खुदाई हुआ, जिस शहर में साक्ष्य मिला, वो शहर किस नदी के किनारे था? सिंधु। और सिर्फ एकमात्र शहर नहीं, मैक्सिमम शहर सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे था, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लेकिन आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रॉपर सही नाम क्या होना चाहिए? देखो सिंधु सभ्यता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा एरिया जो था अलग अलग जगह पर मिला, अलग अलग नदी के किनारे मिला। जैसे देखिएगा मांडा, मांडा आपका पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर? बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, बोलते हैं। मांडा आपका पड़ता है कहाँ? उत्तर साइड वाले एरिया में, और वो पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहीं दक्षिण वाले एरिया जब आप देखते हो सबसे नीचे सबसे साउथ में, तो ये चला जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सा एरिया? दहमाबाद। और दहमाबाद किस नदी के किनारे? गोदावरी या प्रवरा। वहीं आप आना उत्तर में, पूरब में, तो पूरब में आपका यूपी चला जाता है। यूपी के आगे किसी भी साइड से कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं मिला है। यूपी में आपका आलमगीरपुर नदी कौन सा? हिंडन। वहीं आप आना पश्चिम में पाकिस्तान, सुतका गिंडोर। प्रॉपर एरिया का नाम क्या है? सुतका गिंडोर। नदी कौन सा? दास्क नदी। तो देखो हम लोग देखें, इधर दास्क नदी हुआ, नीचे गोदावरी हुआ, और इधर क्या हुआ? हिंडन। तो नदी तो चेंज हो गया, सहायक भी नहीं, नदी भी नहीं है, तो इसलिए इसका प्रॉपर नाम क्या पड़ेगा? हड़प्पा। अब हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बार जो साक्ष्य मिला था प्रॉपर वे में, वो कहाँ से मिला था? वो मिला था हड़प्पा से। ठीक है, ये अड़ा है, 6 लग रहा है देखने से। हड़प्पा से कब मिला था? तो देखिएगा यही हो जाएगा इसका आंसर 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में किस शहर की खुदाई की गई और वहाँ से साक्ष्य मिला? तो ये हो जाएगा हड़प्पा। किसके द्वारा किया गया? तो देखना दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। और देखना यहाँ पे जो इस देखिए, ये तो यहाँ के लोग हो गए, लेकिन अगर आपसे बात करते हैं कि उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो ये क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। ठीक है, उसके अधिकारिता में क्या हुआ था? खुदाई करवाया गया था, जॉन मार्शल। ठीक है, मतलब अंग्रेज अधिकारी के बारे में बात करता है तो ये हो जाएगा आपका जॉन मार्शल। और वहीं पे दयाराम साहनी जो है आपके भारतीय खुदाई करता कह सकते हो, नेतृत्व करता, उत्खनन करता कह सकते हो। वहीं पे देखिएगा 1922 भी इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या हुआ था? तो मोहनजोदड़ो नामक शहर की खुदाई की गई, यहाँ से भी साक्ष्य मिला। कौन किया था? तो ये हो जाएगा R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट हम बोल देते हैं, सुनिएगा। जैसे पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो ये था मोहनजोदड़ो। लेकिन अब क्या हुआ? बंटवारे के बाद ये कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो हम अपने भारत के बारे में देखें, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, कहाँ? हरियाणा। और राखी गढ़ी के बारे में याद रखिएगा कि राखी गढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का क्या बनाया जा रहा है? संग्रहालय। और देखिएगा भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, दूसरा ये हो जाएगा आपका धौलावीरा, कहाँ? गुजरात में। और देखना धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र साइट जो कहाँ शामिल है? यूनेस्को में। ठीक है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, हाल ही में किया गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा एरिया अल्लाह दिनो कहाँ है? तो ये है आपका पाकिस्तान में। वहीं देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है? अन्नागार। लेकिन सबसे अद्भुत मतलब सबसे आश्चर्य करने वाली इमारत तो ये हो जाएगा आपका क्या? स्नानागार, मतलब स्विमिंग पूल टाइप्स का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921। 1853 को कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया। 1950 में भारत हमारा क्या बन गया? स्वतंत्र से गणतंत्र। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे लोकप्रिय रूप से तूतीय हिंद के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में देखिएगा कि सबसे पहले किस चीज़ का? तो कव्वाली। ठीक है, ये जो मुस्लिम धर्म में गाया जाता है, कव्वाली का संस्थापक क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। और देखिएगा उर्दू साहित्य, उर्दू साहित्य का संस्थापक किसे कहा जाएगा? अमीर खुसरो। और देखना तबला, तबला आविष्कारक अमीर खुसरो। और देखना सितार, सितार आविष्कारक भी क्या हो जाएगा? मतलब ज़्यादा ही सबका वैल्यू दिया, ये क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका क्या था? तो दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कवि था। अच्छा, इन लोग क्यों रखते थे दरबारी कवि? ताकि इसके बारे में लिखे और लोग पढ़े। जो कि हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? बाजार नियंत्रण प्रणाली। कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन लोग लिखवा के गया तब ना अलाउद्दीन खिलजी। और एक चीज़ याद रखिएगा इनके बारे में, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, नाम लिख लीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो अमीर खुसरो के, अमीर खुसरो के कौन थे? तो गुरु थे उनके। और इनका दो शासक के साथ डिस्प्यूट हुआ था। संत थे ये, सूफी संत कह सकते हो। ठीक है, और ये अमीर खुसरो के क्या थे? गुरु थे। और इनका किससे डिस्प्यूट हुआ था? तो पहले तो अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी इनको बोला कि आपको बहुत सारा जमीन दान में मिला हुआ है, आप उस जमीन को वापस कर दें, उसको हम लोग खालसा भूमि बनाएंगे। लेकिन ये क्या किए थे? अपना जमीन को खाली नहीं किए। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ही हैं। और देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक भी इनको यही बोला कि आप ज़मीन खाली कर दो, आप संत महात्मा हो, इतना ज़मीन लेके क्या करोगी? लेकिन ये फिर क्या किया? फिर से ज़मीन खाली नहीं की। और क्या बोले? दिल्ली अभी दूर है। और फिर वापस आपका मतलब ये कहे गयासुद्दीन तुगलक को कहलवाए किसी से कि उसको बोल दो कि दिल्ली अभी दूर है, तुम पहले आओ तो सही। और फिर क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली आ ही नहीं पाया, रास्ते में ही क्या हुआ? उसका डेथ हो गया था। चलिए आगे आइएगा। चलिए देखिएगा बहुत सारा स्टेटमेंट अभी चलता हुआ है। दिल्ली अभी दूर है, इन्हीं का कहा हुआ था। ये हो गया आपका। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में याद रखिएगा, इसने एक बुक लिखा था। नाम क्या था उस बुक का? तो तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो के बारे में तो देख लिए। तानसेन, इनका रियल नाम क्या था? राम तनु पांडे, राम तनु पांडे। और ये जो आपका कौन? अकबर का जो नवरत्न था उनमें से एक थे। इब्न बतूता, ये कौन था? तो ये मोरक्को का यात्री था। और मोरक्को कहाँ पड़ता है? मोरक्को आपका पड़ता है अफ्रीका में। ये किसके टाइम में भारत घूमने के लिए आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको क्या बनाया था? तो दिल्ली का काजी। क्या बनाया था? दिल्ली का काजी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दशराज्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? दशराज्य मतलब समझ में आ रहा है कि 10 राजा और कबीला सुदास के बीच ये युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पड़ुसनी नदी। अभी उसका नाम, उसका क्या नाम जाना जाता है? रावी नदी के नाम से पड़ुसनी को जाना जाता है। देखिएगा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस मंडल में इसका वर्णन है। किस मंडल तो पूछ ही रहा है, किस वेद में भी पूछ सकता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल, कितने सूक्त हैं? तो देखना 10 मंडल। व्हाट इज मंडल? मंडल हम लोग कह सकते हैं किस चीज़ को? तो आपका चैप्टर को, पार्ट को, भाग को। और देखना 1028 सूक्त, 1028 सूक्त है इसमें। और देखना 10,462 क्या है? ऋचा। 10,462 ऋचा है। ऋचा मतलब मंत्र कह सकते हो। कहीं कहीं आपको ये डेटा 10,580 भी मिलेगा, क्योंकि देखना कहीं कहीं मतलब ये क्या हुआ ना कि 118 को दोबारा दोहरा दिया गया है, तो इसका डेटा कहीं कहीं आपको 10,580 भी मिल सकता है। वही देखिएगा इसी के 7वें मंडल में, देखो 10 मंडल है ना, तो इसी के 7वें मंडल में क्या, किस चीज़ का वर्णन किया गया है? दशराज्य युद्ध का। वही देखिएगा तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का जो सूर्य देवता को समर्पित है। चौथे मंडल में देखिएगा तो इसमें आपका कृषि का वर्णन किया गया है, मतलब खेती का। और देखते हैं 7वें मंडल में, 7वें में क्या है? तो इसमें है आपका दशराज्य युद्ध का वर्णन, दशराज्य युद्ध का वर्णन। 9वें मंडल में देखना तो यहाँ पे क्या? सोम देवता, किनका? सोम देवता का वर्णन है। और ये किस चीज़ के देवता थे? वनस्पति, इट मीन्स वन के संपत्ति। और देखना 10वें मंडल में, तो 10वें मंडल में क्या है?
चतुष्वर्णीय समाज, चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किसमें किया गया है। और अगर देखो तो ऋग्वेद का मंत्र जो पढ़ पाता था, ऋग्वेद का मंत्र जो पढ़ता था उसको क्या बोलते थे, होत्री। क्या बोलते थे, होत्री। वहीं इसका उपवेद कौन सा है, उपवेद हो जाएगा आपका आयुर्वेद। कौन सा, तो ये होगा आपका आयुर्वेद। और देखना इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऐतरेय और कौशितकी। क्या हो जाएगा, कौशितकी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। महावीर किस धर्म से संबंधित है, तो देखना जैन धर्म। अगर आपसे कंपेयर करके पूछता है कि जैन धर्म पुराना है या फिर आपका बौद्ध धर्म, तो नो डाउट जैन धर्म ही पुराना है। कैसे, जैन धर्म में टोटल 24 गुरु रहे थे, जिनका नाम, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर रहे थे, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है, और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। आप यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हो कि देखना ऋग्वेद में, जैसे देखिएगा यहाँ पे ऋग्वेद में कौन से, तो पहले तो आ जाएगा फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव, और वहीं पे 22वें तीर्थंकर नाम क्या था, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, इन दोनों का चर्चा कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो आप देख लो कि जैन धर्म कितना ज़्यादा पुराना था। लेकिन महावीर स्वामी जो आपके गौतम बुद्ध के समकालीन रहे थे, तो ये, और ये कितने नंबर के थे, 24वें नंबर के। तो पहले तो आइएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। महावीर, देखिएगा महावीर स्वामी ये कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे, ऋषभदेव। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था सिद्धार्थ। जब आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ोगे कनेक्ट करके एक साथ, इतना ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगा ना कि कन्फ्यूजन हो जाएगा। पिता का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या होगा, माता का नाम होगा त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। वहीं पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, तो पत्नी का नाम होगा क्या, देखिएगा यशोदा। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, यशोदा। और देखिएगा इसमें इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, ठीक है। और देखिएगा इनका दामाद था, दामाद का नाम क्या था, जमाली। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है दामाद जी, ठीक है, जमाली। और क्यों, क्योंकि इनका ये शिष्य भी रहा था, पहला शिष्य। और देखना इनके भाई का नाम, इनके भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। और इन्हीं से ये आज्ञा लेकर क्या किए थे, घर छोड़ के चले गए थे। किस लिए, तपस्या करने के लिए। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे और फाइनली कितने साल तपस्या, देखो ऐसा नहीं कि 12 साल बैठ के तपस्या ही कर रहे थे, लेकिन 30 साल तो इनको घर छोड़े हुए हो गया। उसके बाद 12 साल के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में, 42 ईयर्स की अवस्था में। ठीक है, आगे देखिएगा जैसे बौद्ध धर्म हम लोग देखे थे, आगे जाके 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। वैसे ही जैन धर्म के बारे में देखिएगा, ये भी आगे जाके क्या होगा, 2 भाग में बट जाएगा। कौन कौन सा, तो पहला तो होगा आपका श्वेतांबर, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दिगंबर। अब ये दोनों क्या हुआ, तो श्वेतांबर जो था आपका श्वेत वस्त्र को पहनता था और दिगंबर जो था नग्न रहता था। क्यों, क्योंकि दिक मतलब दिशा, और ये दिशा को ही अपना कपड़ा मानता था। ये बोलता था कि अगर हम कपड़ा पहनेंगे तो लोगों से अलग हो जाएंगे, अगर जिसके पास ज़्यादा अच्छा कपड़ा है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, जिसके पास नहीं है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए बिना कपड़ा का रहो, सही रहोगे। देखना श्वेतांबर, तो श्वेतांबर जो बना था ये किसके अध्यक्षता में बना था, स्थूल भद्र। वहीं दिगंबर तो ये हो जाएगा आपका भद्र बाहु। ठीक है, और देखिएगा कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, तेरापंथी जो है आपका जैन धर्म का किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हो जाएगा श्वेतांबर। और एक देखिएगा समैया, ठीक है, समैया किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मतलब ब्रांच है, इसका शाखा है, समैया आपका दिगंबर से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी जो है आपके प्राकृत लैंग्वेज में आपका क्या करते थे, उपदेश देते थे, या फिर अर्धमागधी भी कह सकते हो। और ये रीजन भी एक रहा था जैन धर्म का ज़्यादा आगे नहीं जाने का। क्यों, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज जो था बहुत ज़्यादा हार्ड था, नॉर्मल लैंग्वेज समझ भी नहीं पाता था। नॉर्मली क्या होता है आज के समय में, पीएम को देखो, प्रधानमंत्री को, जहाँ जाते हैं वहाँ की वेशभूषा में डल जाते हैं, वहाँ का लैंग्वेज बोलने का कोशिश
नोटिस भी करते हैं। इससे क्या होता है कि सामने का लोग समझ रहा है, उनको समझ पाता है, उनको सुन पाता है। वहीं देखिएगा मनमोहन सिंह लोग के बारे में, उन लोग आते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं, आधा से ज़्यादा लोग, आधा से क्या मैक्सिमम उनको समझ ही नहीं पाता। तो ये भी है कि आपका भाषा कितना लोग कैच कर रहा है, कितना समझ रहा है। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे जो बहुत लोगों की समझ से परे था। वहीं देखिएगा गौतम बुद्ध जो थे पाली लैंग्वेज का प्रयोग करते थे जो कि उस समय आम बोलचाल का भाषा था। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन आयोग के बारे में क्या सही है? देखिएगा इसकी चर्चा भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 29 के बीच किया गया। सही। स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। अभी निर्वाचन 3 मेंबर होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये हैं आपके राजीव कुमार, राजीव कुमार। आगे देखिएगा स्थापना, देखो यहाँ पे दिया भी था 25 जनवरी 1950 को। अब इसमें 3 सदस्य होता है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे और क्या हो जाएगा? ऑल सही। ठीक है, चलिए आइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 12, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। कैसे? देखो अब वो रीजन नहीं आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्या किसका हत्या हुआ था, तो पहले तो आंसर लगा लेना लॉर्ड मेयो। ठीक है, इसमें क्या, तो देखना भारत में क्या होता है ना, हमारे देश में कि अगर माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है तो कभी वो ये काउंट भी नहीं करिए कि मेरा बच्चा कितना रोटी खा लिया, कितना खाना खा लिया। ये क्या किया कि भारत आया और आदमी को काउंट करवा दिया। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारत में पहली बार जनगणना कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो। भारत में किस वायसराय, एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या हो गई, तो ये भी हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। बताओ ये सब कराएगा तो यही होगा ना, लॉर्ड मेयो। इसका हत्या कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। कौन मारा था? तो शेर अली करके कुछ नाम था, शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी नाम का कोई अफगान शासक था, अफगान आदमी था, वही क्या किया, इसका हत्या करवा दिया। पहली बार जनगणना करवाया था, कब करवाया था? 1872। लेकिन अगर बात करते हैं नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना पहली बार कौन करवाया? लॉर्ड रिपन। मतलब इसके समय से फाइनली रूल बन गया कि अब क्या करवाना है, हर साल, मतलब हर 10 साल में क्या करवाना है? जनगणना करवाना है। चलिए आगे देखिएगा लॉर्ड एलनबरो। तो इसके समय में क्या हुआ था? दास प्रथा, दास प्रथा को खत्म किया गया। संडे का छुट्टी को भी इसके समय से शुरू किया गया। और देखना वेलिजिली, इसके बारे में आप याद रख सकते हो कि सर्वाधिक सहायक संधि, सहायक संधि का सर्वाधिक प्रयोग कौन किया? यही किया। और पहली बार सहायक संधि को अपनाने वाला शासक तो हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। यहाँ जो शासक होता था वो निजाम कहलाता था। और कब किया था? 1798। आगेगा लॉर्ड केनिंग, इसके समय में क्या हुआ था? तो देखिएगा इसके समय में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह को फिर से चालू करवाया गया था। फिर से क्या, पहली बार कह सकते हो। आगे आना, इनमें से कौन सा राज्य का गठन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है? देखिएगा सबसे पहले तो आइएगा छत्तीसगढ़, किससे अलग हुआ? एमपी से। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद देखना उत्तराखंड किससे अलग हुआ? तो ये हुआ आपका यूपी से। कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे आना झारखंड, किससे अलग हुआ? बिहार से। ठीक है, और कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद देखना तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। कब अलग हुआ? तो 2 जून 2014 को। अब आंसर लगा लूँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, पहले इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, जब ये अलग हुआ था तो इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। लेकिन आगे जाके 2007 से इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया उत्तराखंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बलवंत राय मेहता, इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायत राज की संरचना में होने चाहिए। सबसे पहले तो आइएगा बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने कब? तो 1957 में, 1957 में एक आइडिया दिया क्या कि जो आपका पंचायत है ये त्रिस्तरीय होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि किसने कहा था कि पंचायत समिति त्रिस्तरीय होना चाहिए, मतलब इसका 3 भाग होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता, आप ऐसे याद रख सकते हो, बलवंत राय मेहता 3 अक्षर का नाम है, मतलब 3 सिलेबल में है तो 3 स्तरीय हो सकता है। वही याद रखिएगा अशोक मेहता, अशोक मेहता इन्होंने कहा था कि नहीं त्रिस्तरीय नहीं 2 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, और इसको भी आप कैसे याद रखोगे? अशोक मेहता 2 सिलेबल में आ रहा है तो मतलब याद करने का तरीका हुआ। अब देखो क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा गांव, ब्लॉक और जिला। 3 स्तर पे बताया था किन्होंने? बलवंत राय मेहता समिति ने। क्या? तो गांव, देखना यहाँ पे गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पे बताया था। पंचायती राज के बारे में बात करते हैं तो इसका चर्चा अनुच्छेद 40 में भी किया गया है। और देखना पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान,
राजस्थान के नागौर में, ठीक है। कब किया गया? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरा राज्य देखते हैं तो आंध्र प्रदेश। इसमें क्या हुआ कि पूरे राज्य में क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था चालू किया गया, जो कि आपका आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था, राजस्थान पहला था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अब देखना यहाँ पे मैग्ना कार्टा क्या है, तो देखना 1215 ईस्वी में, ठीक है, इंग्लैंड में एक शासक था, वो क्या किया, एक लिस्ट बनवाया और अपने जनता को कुछ अधिकार दिए और उसे ही क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। क्या हमारे संविधान में कुछ मैग्ना कार्टा है? तो हाँ, भाग 3 को जिसमें मौलिक अधिकार है, भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यहाँ पे आना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। कब आया था? 1854 ईस्वी में। किसके टाइम में आया था? डलहौजी के टाइम में। और उससे क्या हुआ था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था सुधरा। अब एक बात बताओ कि अंग्रेज जो था यहाँ की शिक्षा क्यों बढ़ाना चाहता था? जैसे हम लोग देखेंगे कि जो बजट में शिक्षा का जो पैसा आता है, सर्वप्रथम अंग्रेज ही शुरू किया, इंग्लिश शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया। इसका कारण भी था, अंग्रेज यहाँ आया। अब देखो, मान लो कि अगर हम लोग चले जाते हैं चाइना काम करने के लिए, अगर सिंगल पर्सन जाएगा तो वो क्या करेगा? चाइना वाले को अपना लैंग्वेज सिखाएगा कि यहाँ का आदमी चाइना का लैंग्वेज सीखेगा। जाहिर सी बात है कि सिंगल पर्सन है, कमज़ोर है, तो वो चाइना का ही लैंग्वेज सीखेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ था कि अंग्रेज आया था और वो यहाँ आकर के बसा, हमें गुलाम बनाया, हमारे ऊपर अधिकार किया, हमसे काम करवा रहा था। उसको हमारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, हमें भी नहीं आता था। तो वो क्या करने लगा? वो यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू किया, जो कि सही है। अगर सारा कंट्री अंग्रेजी शिक्षा सीख रहा है, उसी में काम कर रहा है, तो हमें भी आना चाहिए। इसलिए क्या कर रहा था, यहाँ पे शिक्षा को काफ़ी प्रमोट भी कर रहा था। आप यहाँ पे और भी जो भी कमेटी देख रहे हो, ये सब आपका किससे संबंधित है? शिक्षा से ही संबंधित है। लेकिन मैग्ना कार्टा वो भी किसका? शिक्षा का। किसको कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। आप इस एक चीज़ को याद रखना, 1857 में भारत में पहली बार कहाँ, तो कोलकाता, मद्रास और आपका बम्बई, इन तीनों जगह क्या किया गया? तो देखना, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चूँकि ये तीनों जगह आपका अंग्रेज का क्या था? प्रेसिडेंसी था, इसलिए कोई भी काम करता था तो यही करता था। आप यहाँ पे बंगाल भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये काम यही करता था। जैसे आप देखना, पहली बार हाईकोर्ट का स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये भी आपका बंगाल में ही हुआ था, बंगाल, मद्रास और आपका बम्बई में। वहीं आप देखना और भी क्या, जैसे विश्वविद्यालय हो गया, बैंक हो जाएगा, हाँ सही है, बैंक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ किया था? यही तीनों जगह पे किया था। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव ने देखिएगा, सर्वप्रथम बंगाल में द्वैत शासन लगाया। सही बात है, चूंकि ये बंगाल का गवर्नर था, बंगाल पर द्वैत शासन लगाया। द्वैत शासन मतलब क्या? नाम से समझ में आ रहा है? दो। अब कैसे? तो देखना, टैक्स कलेक्शन करने का काम, टैक्स कलेक्शन, और देखना टैक्स कलेक्शन, विदेश नीति, ठीक है। मतलब जितना अच्छा काम होता है ना, टैक्स कलेक्शन, विदेश नीति, ETC, इस टाइप का जो काम था, ये किसको दिया गया था? कंपनी को। मतलब जो भी टैक्स आ रहा है वो कौन लेता था? वो कंपनी का मेंबर्स लेता था, रॉबर्ट क्लाइव जैसा लोग। लेकिन शासन चलाने का काम किसको दे दिया था? तो ये दे दिया था नवाब को, ठीक है। उसमें बंगाल वगैरह में क्या होता था? नवाब होता था। एक बात बताओ कि सरकार हमारे लिए काम करता है, जैसे रोड बनाया, सड़क बनाया, पुल बनाया, शहर बसाया, कुछ भी किया, वो किसके लिए किया? हमारे लिए किया, हमारे पैसों से ही किया। अगर हम एक पेन भी खरीदते हैं तो उसमें हम सरकार को टैक्स देते हैं, ठीक है। तो जो आपका टैक्स है सरकार को जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार हमारे लिए काम करेगा। जरूरी भी है टैक्स देना, सरकार कैसे काम करेगा? अपने घर से थोड़ी पैसा लाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो, पैसा किसके पास जा रहा है? कंपनी के पास। शासन किसको दे दिया? बंगाल के नवाब को। तो कहाँ से काम हो पाएगा? और इस समय के जो टाइम था, इसको कहा गया था भारत की लूट। मतलब इन लोग मिल करके भारत को इतना लूटा था, बंगाल को, जो कि बंगाल बहुत ही ज़्यादा अमीर जगह था, इतना ज़्यादा वहाँ पे कृषि होता है, बहुत वहाँ पे पैसा आता था। लेकिन इन लोग की वजह से वो एरिया भी आपका कंगाल टाइप का हो गया था। तो ये आपका सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। बहुत सही और बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज समझ नहीं पाता था, उतना टैक्स कलेक्शन ये खुद से नहीं कर सकता था, इसलिए दीवान और उप दीवान बनाता था। बंगाल का बनाया था मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का बनाया था, ये क्या लिखा है, बिहार का बनाया था सिताब राय को, ठीक है। बिहार का उप दीवान किसको बनाया था? सिताब राय को,
ठीक है, याद रखिएगा। बिहार वाले तो बहुत बार पूछा है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है। आगे देखना, वॉरेन हेस्टिंग्स कब आया था ये? 1774। देखना, ये आपका बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, जबकि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके पास थोड़ा सा पावर और बढ़ा और ये क्या किया, दोनों को पद से क्या किया, खत्म कर दिया। दोनों बोले तो मोहम्मद रजा खां एंड आपका सिताब राय। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, और फिर क्या हो जाएगा, ऑल गुड। आना आगे, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागालैंड। नागालैंड का एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका नागालैंड। और देखिएगा असम, असम में होता है आपका अम्बुबाची मेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कामाख्या मंदिर के पास। पश्चिम बंगाल के बारे में क्या याद रख सकते हो? जैसे देखो, दशहरा यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और देखना त्रिपुरा, यहाँ तो यहाँ हो जाएगा आपका खार्ची उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखिएगा। आते हैं आगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, औरंगजेब के बारे में क्या सही है? औरंगजेब सबसे पहले तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह, अंतिम पावरफुल मुगल बादशाह। कब से कब तक रहा था? तो 1658 से लेकर के 1707 तक। और आप लोग देखना कि अंग्रेज जो पैर पछाड़ा था 1707 के बाद, 1757 में और 1764 के बाद फिर तो पूरा एरिया ही इसका हो गया था। देखना, यह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना अपना लक्ष्य मानता था। दारुल हर्ब क्या था? जो इस्लाम धर्म का नहीं था, जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करता था। दारुल इस्लाम क्या था? इस्लाम धर्म। इसका मतलब था काफिर को क्या करना था? मुस्लिम बनाना था, और यही इसका क्या था? लक्ष्य, मतलब धर्म परिवर्तन करवाना। सर्वाधिक सूबा 20 औरंगजेब के समय में था। व्हाट इज सूबा? सूबा देखो, अभी हम लोग के समय में क्या होता है? राज्य। ठीक है, अंग्रेज के समय क्या था? तो अंग्रेज के समय था आपका प्रांत, और यही चीज़ मुगल के समय क्या था? ये था आपका सूबा। और यही चीज़ आपका प्राचीन भारत में चले जाओगे तो क्या था? महाजनपद कितना था? तो महाजनपद आपका टोटल कितना था? 16। यहाँ पे आना, सर्वाधिक सूबा आपका 20 औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही था। जैसे औरंगजेब के पहले कौन था? शाहजहाँ था ना, आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। शाहजहाँ के समय टोटल कितना सूबा था? तो शाहजहाँ के समय आपका 18 था। शाहजहाँ के समय 18 सूबा था, और 2 सूबा दक्षिण भारत में कौन बढ़ाया था? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में और भी याद रखिएगा। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के टाइम में था। सर्वाधिक सूबा औरंगजेब के टाइम में था। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कौन दिया? औरंगजेब दिया। और यह स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है कि वो हिंदू मंदिर तोड़वाया था। 9वें सिख गुरु नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर का इस्लाम धर्म को न मानने पर क्या किया? हत्या करवा दिया, सर कलम करवा दिया। कौन? औरंगजेब। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई लगाइएगा। यहाँ पे सारा सही है, और इतना एक आपको इसलिए दिया जाता है ऑप्शन, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बताया जा सके। आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? देखो, केंद्र का बोलेगा तो अटॉर्नी जनरल, राज्य का बोलेगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, केंद्र सरकार का जो आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, या फिर आप कह सकते हो केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? तो ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है? तो अभी है आपके आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। वहीं देखिएगा, जो आपका राज्य का होता है, ये देखो, इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 76। वहीं पे देखिएगा, राज्य में क्या होता है? एडवोकेट जनरल। कौन सा होता है? एडवोकेट जनरल। इनका कौन सा अनुच्छेद है? तो इनका अनुच्छेद है 165। हम अपने बिहार का देख लेते हैं। बिहार का क्या हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा पी के शाही। अभी कौन है? तो ये बिहार के एडवोकेट जनरल हैं। आगे आना, क्वेश्चन नंबर 20, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? देख लेना, हम लोग यहाँ पे सारा देख लेते हैं। जैसे देखिएगा 10 का, ठीक है, 10 का देखिएगा, इसमें क्या चीज़ का फिगर है? तो ये हो जाएगा आपका एलोरा की गुफा। ठीक है, 20 का देखिएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 10 में हो जाएगा एलोरा का गुफा, और 20 में देखिएगा यहाँ पर 20 में क्या हो जाएगा? नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 20 में नहीं, 10 में आप देखना, तो 10 में होगा आपका कोणार्क मंदिर। कहाँ वाला? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा वाला। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था। 10 में हो जाएगा आपका कोणार्क मंदिर, ठीक है। और कोणार्क मंदिर है कहाँ, तो ये है आपका उड़ीसा में। किसके द्वारा बनाया गया, गंगदेव, ठीक है। गंग वंश के शासक किससे, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 20 नंबर के नोट पे देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका एलोरा का गुफा। एलोरा का गुफा का चित्र किसमें है, तो ये 20 रुपये के नोट पे। और कौन बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक। क्वेश्चन उसके बाद देखिएगा 50 रुपये के नोट पे हम्पी का चित्र है, ठीक है, हम्पी का चित्र। वहाँ पे देखिएगा 100 रुपये के नोट पे, 100 रुपये के नोट पे हो जाएगा रानी की बाग, रानी की बाग। आप कैसे याद रखोगे, देखो 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे और 1 लकीर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। रानी की बाव आपका 100 रुपये के नोट पे है। आगे देखना रानी की बाव है कहाँ, तो ये है आपका गुजरात में। 200 के नोट पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा। 500 के नोट पे देखिएगा लाल किला, किसका, लाल किला का चित्र है। और देखना जो 200 2000 का नोट है जो टाटा बाय बाय कर चुका है, इस पर किसका है, इसका है मंगलयान का, ठीक है, मंगलयान का। यहाँ पे सारा नोट हम लोग देख लिया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसको बनाइएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर में, देखिएगा इनमें से कौन सा सही है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है, फ्रांस की। नो डाउट बिल्कुल सही है कि माप तौल में जो दशमलव प्रणाली प्रयोग होता है वो फ्रांस के द्वारा दिया गया। रोमियो एंड जूलियट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर। वहीं अगर बात करते हैं कहाँ का, तो भारत का। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर तो ये कहा जाता है किसको, कालिदास को, ठीक है, किसको, कालिदास को। आगे आना, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन कोपरनिकस ने किया। अब देखो क्या हुआ था ना, हम लोग भी देखते हैं, अगर हम लोग को तो खैर पढ़ा दिया गया, अगर नहीं पता होता तो हम लोग भी देखते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे स्थिर है, कहाँ है, पृथ्वी पे। सूर्य क्या कर रहा है, पूरब से आता है, पश्चिम से घूमता है, फिर ऐसे से घूम घूम के क्या दिल्ली हम लोग का चक्कर लगा रहा है। और ऐसे ही एक थे टॉलमी भाई साहब, कौन थे, टॉलमी, ठीक है। ये देखते रहते थे दिन भर कि कौन किधर से घूम रहा है, तो ये देखते थे कि हम तो सही है भाई, घूम कौन रहा है, घूम रहा है आपका सूर्य। तो ये बता दिए क्या कि जो आपका सूर्य है किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन आगे जाके कोपरनिकस बताए कि नहीं ये गलत है, हम ही हैं क्या, तो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा, टॉलमी और आपका कोपरनिकस। आगे देखना 7 वर्षीय युद्ध, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, किसके बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। कब से कब तक, 1756 से 63 के बीच में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, ऑल ट्रू, ठीक है, ऑल ट्रू। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा ये हो गया आपका एशिया और ये हो गया आपका यूरोप। यहाँ पे एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है, यूराल। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। आंसर क्या हो जाएगा, यूराल पर्वत। इंडीज के बारे में याद रखिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका इंडीज। है कहाँ, तो ये है आपका साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। कितने देश को टच करता है, तो 7 देश को टच करता है। देखो एक होता है आपका ऊंचा, जैसे ये क्या है, माउंट एवरेस्ट जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है 8848, और ये क्या है, सर्वाधिक पर्वत श्रृंखला, ठीक है, बहुत सारा पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबा कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका इंडीज, साउथ अमेरिका में। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। देखो संबोधित करने में और अध्यक्षता करने में अंतर है। पहली महिला जिनको बोलने का कुछ मौका मिला वो कौन थी, तो वो थी आपकी कादम्बिनी गांगुली। और कब थी, तो ये हो जाएगा आपका 1890। मतलब कांग्रेस को कौन महिला थी जो पहली बार इसका क्या की, संबोधित की, कादम्बिनी गांगुली 1890 में। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी महिला दिख रही थी, ओनली 3। पहली एनी बेसेंट जो भारत की नहीं थी, प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू, और द्वितीय भारतीय या फिर थर्ड महिला कह सकते हो नेली सेनगुप्ता। तो आप इस चीज़ को भी याद रखोगे, एनी बेसेंट कलकत्ता में, सरोजिनी नायडू कानपुर में, और नेली सेनगुप्ता कलकत्ता में। एक चीज़ आप याद रखना कि मैक्सिमम अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ, कोलकाता में। अभी देखो ना 3 दिख गया ना, और भी बहुत सारा हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आइएगा, निम्न में से कौन सा गलत है। अब देखो जब अंग्रेज था तो उसमें बहुत सारा आयोग आते रहता था। इसमें से देखिएगा सार्जेंट आयोग 1944 बिल्कुल करेक्ट, बटलर कमेटी 1927 सही है। आगे देखना कैबिनेट आयोग 1946 में आया था, इनाम आयोग 1852 में ही आया था। और देखना हंटर आयोग, ये गलत है आपका। हंटर आयोग कब आया था, ये आया था आपका 1882 में, ठीक है। चलिए आगे आइएगा,